अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए चीन से मदद मांगने की बात की। और न सिर्फ चीन से बल्कि कई और देशों से भी उन्होंने अपील की थी कि भैया अपने युद्धपोतों को आप भेजें। उन्होंने हॉर्मुज पर गेंद को चीन के पाले में उछालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चीन उनकी बातों को माने ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही। ईरान ने इस शिपिंग रूट को बंद कर तेल सप्लाई के 5वें हिस्से की आवाजाही को ब्लॉक कर दिया। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, यह चिंता जाहिर की गई है दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी की तरफ से भी। ट्रंप ने फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों से इस हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया। चीन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तमाम जो और देश हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हम क्यों पछड़े में पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन है, लेकिन इसके बावजूद चीन की तरफ से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही। इसके पीछे चीन की कई रणनीति भी हो सकती है। इसे समझेंगे सर से, कैसे देखते हैं सुशील जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चीन सबसे बड़ा आयातक है और चीन इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन खबर यह भी है कि ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि भैया अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने युद्धपोत नहीं भेजते हैं खोलने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, तो मैं चीन की यात्रा टाल दूंगा। देखिए बात यह है चेतन जी कि जो जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैंने ईरान को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया, उसकी जो नेवी को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, अब मेरे पास टारगेट नहीं है, मैं फन के लिए अटैक करूंगा। आई मीन हु यूजेस, कौन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है कि फन के लिए अटैक करूंगा, मतलब ये कोई तमाशा हो रहा है इसके लिए वो कर रहे हैं। एक राष्ट्रपति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जब इन्होंने युद्ध शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है पूरा ईरान जो है बहुत कम, ईरान को हम बहुत आसानी से सुलट लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद नहीं होने देंगे। फिर अमेरिकन नेवी की उन्होंने बात की कि अमेरिकन नेवी उसको एस्कॉर्ट करेगी शिप्स को, जबकि अमेरिकन नेवी ने के चीफ ने बहुत साफ कह दिया कि इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से हम एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट ट्रंप बिना अपने लोगों से, अपने जो सलाहकार हैं उनसे बात किए, अपने आप ही अपने ट्रूथ सोशल पर अपना ट्वीट डाल देते हैं और अपने आप सारे डिसीजन ले लेते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि मैंने 7 देशों का कोलिशन बना रहा हूं। कौन देश हैं किसी को नहीं मालूम, क्या उनका रोल होगा किसी को नहीं मालूम। तो वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इनके लोग काम करेंगे, इसमें उनकी जिम्मेवारी है ये। तो अमेरिका की कोई जिम्मेवारी है, अमेरिका की जिम्मेवारी खाली युद्ध शुरू करने की थी, बाकी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दूसरे देश संभालेंगे। अब वो कह रहे हैं चीन को भाई चीन आप जो है अपनी नौसेना भेजिए वहां पे खोलने के लिए। चीन को आवश्यकता क्या है? ईरान ने पहले ही कह दिया मेरा चीन से कोई झगड़ा नहीं है, चीन के जहाज जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं वहां से, तो वो क्यों उसको एस्कॉर्ट करेगा? तो ये समझ में नहीं आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब ये धमकी देना कि मैं यात्रा नहीं करूंगा, तो इसको चीन को क्या नुकसान होगा उसमें? अगर वो यात्रा खुद ही उन्होंने कहा था मैं यात्रा करना चाहता हूं, और अगर फिर इसके बाद ट्रंप ने कोई वही हथियार निकाला टैरिफ वाला, हालांकि अभी सहमति बनी हुई है एक दूसरे देश पर टैरिफ नहीं लगाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर वही हथियार की कोशिश करेंगे। वो बात यह है कि वो उनके पास हिम्मत ही नहीं है उसकी, क्योंकि चीन को जब इन्होंने 250% तक ड्यूटी लगाई थी, टैरिफ लगाया था, अपने आप ही उसको बातचीत करके इनको कम करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो रेयर अर्थ का हथियार है वो उससे बड़ा हथियार उनके पास में सारी अमेरिका की इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स, ईवी इंडस्ट्री, सारा कुछ इंडस्ट्री वहां बैठ गई। तो उसको जो है उन्होंने कहा कि मैं हम ठीक है तुम 250% लगाओ हमारे ऊपर, कोई बात नहीं, हम जो है आपको नहीं देते हैं इसको। तो किसको क्लाइम डाउन करना पड़ा? प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो अब दोबारा से अगर ये धमकी इस तरह की देंगे तो उसका मेरे ख्याल से कोई इसका सेंस नहीं बनता। केवल एक धमकी जो है धमकी बन के रहेगी, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से उसकी वक्त नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद उनके साथ में डीएस्केलेट किया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो चीन जो है बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, उनके ईरान से अच्छे संबंध हैं, ईरान उनके साथ में काम कर रहा है, पुराने संबंध हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा ट्रेड है उनके साथ में, युआन में उनका ट्रेड हो रहा है बल्कि। तो वो क्यों उसमें इन्वॉल्व होंगे जस्ट बिकॉज कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कह रहे हैं कि जी आप अपने जहाज भेजिए वहां पर? किस लिए वे भेजेंगे? कोई उनका औचित्य मेरे को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ये भूल जाते हैं कि वो दुनिया के मालिक नहीं है।
वो केवल अमेरिका में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और दूसरे देशों के साथ में अगर जबरदस्ती इस तरह की करेंगे तो कोई देश नहीं मानेगा। सर इसमें एक उनके सवाल जो छोटा सा सहयोगी ये देश भी हैं, कि उन्होंने आपने मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सवाल ये भी कि सर आपने जिस तरीके से बताया कि जो तेल की कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतें, वो मार्केट में 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जो है वो जा चुकी हैं। चीन इस पर चुप है। सर आने वाले समय में क्या देखते हैं आप, क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहा तो तनातनी और ज्यादा बढ़ सकती है। और हमने ये भी अभी खबर आई है हाल ही में कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से चाबहार पोर्ट के पास भी अटैक किए हैं, यानी कि अलग अलग फ्रंट्स खोलना शुरू कर दिए अमेरिका ने। बिल्कुल, देखिए अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है ईरान को, और उनकी जो पॉलिसी है, वो जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, उनके पोर्ट्स हो गए या ऑयल भंडार हैं, उनके ऊपर अटैक पहले उन्होंने कहा था नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने उनको अटैक शुरू कर दिए हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि अब इनके पास में जो इनके मिसाइल्स या ड्रोन के जखीरे हैं वो तो अंडरग्राउंड है, वो उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह का ये कार्य शुरू किया। जहां तक तेल की कीमतों की बात है, वो तो अगर जहां पे रीजन, इसमें जो करीब हम जानते हैं कि करीब 20% का ऑयल इस रीजन से पास होता है, 30% नेचुरल गैस है जो वो यहां से पास होती है। तो अगर यहाँ लड़ाई लंबे समय तक चलेगी तो नेचुरल है कि ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल जो ऑयल मार्केट है उसमें प्राइस बढ़ेंगी, क्योंकि और कहीं से आपूर्ति नहीं हो पाएगी। रशिया भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, प्रोवाइड करता है। जहां तक वेनेजुएला की बात है, वेनेजुएला की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है, उनमें भंडार उनके पास बहुत बड़े हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 20 साल से वहां भी सैंक्शंस लगी हुई थी और जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उनकी जो प्रोडक्शन एनहांस करने की कैपेसिटी है उसको समय लगेगा बढ़ाने में। अभी आईईए भी जो है, जो इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको छोड़ रहा है, लेकिन उससे आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उससे जो है प्राइस बढ़ेंगी। जहां तक चीन की इस बात में मामला है, चीन के पास ऑलरेडी 4 महीने का स्टॉक हो रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो उन्हें 4 महीने तो चिंता नहीं है। दूसरा, चीन ऑलरेडी रिसोर्स अपने जो सोर्सेज कर रहा है, सोर्सिंग कर रहा है मल्टीपल सोर्सेज से, रशिया से हुआ, इवन ईरान से तेल अभी तक खरीद रहा है। पीछे जो लड़ाई चल रही थी तब भी 2 मिलियन बैरल पर डे वहां से ऑयल जा रहा था ईरान का। वेनेजुएला से भी भरपूर आ रहा था, भाई कर्जा दिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसलिए चीन को जो है इतनी अभी समस्या खड़ी नहीं हुई है, अभी वो आराम से वेट एंड वॉच करेगा, और इतने टाइम में वो अपने डेवलप और भी सोर्सेज डेवलप कर रहा है, तो प्राइस बढ़ेंगी, सभी पर असर आएगा उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि भैया ये युद्ध कब खत्म होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो गैस आया है और शिप्स हालांकि आ रही हैं क्योंकि हमारे ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर तनातनी बढ़ती है तो फिर उसका असर दुनिया में देखने को और ज्यादा मिल सकता है।